एक बेहतर भविष्य की तलाश में संघर्षरत मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनील दुबे आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। पर्यायवाची की यात्रा में हम लोगों ने अभी तक कुल 7 पार्ट्स को कंप्लीट किया। आज हम लोग पार्ट 8 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट संग्रह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आप इस फ्रंट स्लाइड में देख सकते हैं कि आज के मुख्य विषय हमारे क्या होंगे। हिरण, गधा, रात, बादल, किरण, तरंग, पेड़, तलवार, घर, देवता, आकाशीय बिजली व सोना। इस स्लाइड में आज हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची को सेलेक्ट किया है और ये आज आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज की पहली शब्दावली क्या है। तो बच्चों, हिरण, पहला शब्द क्या है? हिरण। हिरण का एक सामान्य नाम है मृग। जैसा कि अभी आपको याद होगा कि जब मैंने शेर का पर्यायवाची करवाया था तो मृगेंद्र, मृगराज ऐसे शब्दों से आप मुखातिब हुए थे। तो उसमें मृग का मतलब क्या था? हिरण। और दूसरा आपने देखा है कि सारंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सारंग की संपूर्ण लिस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है। जो बच्चे अननोन हो वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि किन किन शब्दों का सारंग पर्यायवाची होता है। काफ़ी लंबी श्रृंखला है, तो आप उसको एक तैयार कर लें। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कुरंग, फिर उसके बाद सुरभि। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सावधान करूँ और एक्सप्लेन कर दूँ कि सुरभि का मतलब सुगंध भी होता है। क्या होता है? सुगंध। क्योंकि देखिए, हिरण की शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती रहती है। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाह, ये आपको सुना होगा। तो इसी कस्तूरी की वजह से सुगंध आती रहती है, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? सुरभि। और कृष्णसार, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको इसको MI लिख करके डबल स्टार कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। कृष्णसार किसका होता है? मृग का, यानी हिरण का पर्यायवाची होता है। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो इसमें क्या नहीं भूलना है? सारंग और कृष्णसार, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। कुरंग भी इम्पॉर्टेंट है और मृग तो आप कर लेंगे, सुरभि भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अगले शब्द की ओर आगे बढ़ें। तोता बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तोता, देखिए, सुखदेव जी महाराज को तोते के स्वरूप वाला बताया गया था। प्राचीन समय के बहुत बड़े कथाकार हुए, व्यासपीठ के पुरोधा। तो सुख से एक आइडिया लगा लेंगे। सुग्गा जिसको हम बोलते हैं, सुख से ही बना है, तोते का पर्यायवाची है। उसके बाद सुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर लेंगे आप। सुआ पकड़ते ही, देखते ही आप तुरंत कर लेंगे कि ये तोता का है। कीर बहुत इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ टू बी डबल स्टार्ड। डबल स्टार। कीर किसका पर्यायवाची है? तोते का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय, देखिए, दाड़िम का सामान्य मतलब क्या होता है? अनार। एक अनार 100 बीमार। अनार इसको बहुत प्रिय है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? दाड़िम प्रिय। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसका नाम क्या है? रक्ततुंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए डबल स्टार से कम नहीं, ये ध्यान में रखना है। ऐसा इसका नाम क्यों पड़ गया कि देखेंगे कि तोते का जो जबड़ा होता है, चोंच जिसको हम बोलते हैं, वो कैसी होती है? लाल। और लाल शब्द के लिए क्या शब्द आता है? रक्त। तो और तुंड का मतलब क्या है? मुंह का अगला भाग। तो इसका मतलब क्या हो गया? रक्त प्लस तुंड बराबर रक्ततुंड। तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और कीर, दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू दी तोता। तो ये नहीं भूलना है आपको। बाकी सुख और सुआ तो आप कर ही लेंगे। तो आइए अगले शब्द की ओर आगे बढ़ें।
गधा, गर्दभ, इनको तो आपने खूब सुना होगा, तो गर्दभ ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप कर लेंगे। और जो ध्यान रखना है, जिस पर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा, आप अपने ध्यान को आकृष्ट करेंगे, वो है खर। ये डबल स्टार का है, ये नहीं भूलना है। खर, खर दूषण से खर को मान लीजिए वो गधा था जो भगवान राम से लड़ने गया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, राशभ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्दभ आप कर लेंगे। वैशाख नंदन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको समझ लें। चैत्र के बाद दूसरा जो महीना आता है वो कौन सा आता है, बैशाख, जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बैसाख। बैसाख नंदन क्यों कहा गया, कि बैसाख की स्थिति में ये खूब आवाज़ निकालता है। जो इसकी एक आवाज़ है, आप उसे मधुर कहें या कर्कश कहें, जो भी चाहे कहना चाहें कह लें, लेकिन खूब ज़बरदस्त तरीके से मौज मनाता है। क्यों मनाता है, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपके सामने रख दूं। दरअसल है क्या कि बैसाख आते आते चारों तरफ की हरियाली सूख जाती है और ये खूब चारा चरता है, मदमस्त रहता है। और जब सूखने की स्थिति आती है तो इसको लगता है कि नहीं, मैंने खूब खाया, भरपेट खाया, और तब तक में बैसाख आ गया, तो इसलिए ये मौज मनाने के लिए आवाज़ करता है। इसलिए एक नाम क्या हो गया, बैसाख नंदन। नंदन का मतलब पुत्र, तो बैसाख नंदन ये किसके साथ लोकोक्ति कहानी है। तो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया, जिससे आप इस कंटेंट को लिंक कर लेंगे अपने दिमाग में, जो आपकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा। और अगला इसका है धूसर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें, एक खर नहीं भूलना है, एक बैसाख नंदन इसको भी डबल स्टार कर ले, और एक धूसर इसको सिंगल स्टार कर ले, और राशभ भी डबल स्टार कर ले, क्योंकि ये भी खूब पूछा जाने वाला सवाल है गधा के संदर्भ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएं रात। रैना, रैना तेरे बिना नहीं चैना, ऐसे बहुत सारे गीत सुने होंगे। तो रैना रैन से बनी है, और रैन का मतलब है रात्रि। तो रात्रि तो इसका शब्द है ही है, ये आप कर लेंगे। रजनी ये इम्पॉर्टेंट है, सिंगल स्टार। निशा ये भी इम्पॉर्टेंट है, और निशा से ही बन गया क्या, निशी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और निशीथ, रात्रि के लिए रात का पर्यायवाची निशीथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलेंगे, इसलिए मैंने इसको डबल स्टार किया है। और तमिश्रा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार नहीं भूलना है। सरबरी डबल स्टार, इसको अपने दिमाग में कुछ कोडिंग कर लें, कुछ बना लें। अगर मैं आपके सामने बना के रख दूं तो आप कहेंगे कि मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ पर मज़ा से क्लास नहीं चलने वाली है। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको सदैव समझाता हूँ कि एग्ज़ाम, ख़ास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में मज़ा से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत के लिए आप स्मार्ट स्टडी का सहारा लेंगे, और जिसमें मैंने बताया है कि स्ट्रैटेजिकल स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत आप कुछ कोडिंग, कुछ न्यूमेरिक्स अपने से बनाएं, कुछ कहानी, कुछ दोहा, कुछ चौपाई बना करके रख लें, जिसमें ये सारे शब्दों का यूज कर लें और आपकी मेमोरी में वो अंकित हो जाए, यही आवश्यक है। अगर मैं आपके सामने कुछ बना के दे दूं तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे। और मैंने कहा है कि कुछ शब्दों को सीधे याद कर लें, कुछ शब्दों से जुड़ी हुई पौराणिक गाथाएं हैं उनको कर लें, कुछ में मूल शब्दों को निकाल करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप इन सारी विधाओं का उपयोग करें। और उसके बाद त्रियामा, ये भी डबल स्टार है, नहीं भूलना है। यामिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार आया हुआ सवाल है। इसी तरह से छपा बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर से देखें। रात्रि आसान है, कर लेंगे। रैन आसान है, कर लेंगे। रजनी ये भी कर लेंगे। निशा, निशी, निशीथ, तो निशीथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तमिश्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरबरी, जिनको मैं गोला कर रहा हूँ, पहले स्टार कर चुका हूँ। यामिनी और छपा नहीं भूलना है किसी भी हालत में। इनको अपनी नोटबुक में लिख लें, नोटबुक के साथ बच्चों क्लास में बैठे तो आपको आनंद आएगा। तो अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। बादल। अब ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें एक ट्रिक का यूज करना है। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, जब हम उनके सामने अज शब्द लगा देते हैं
तो वो क्या हो जाते हैं, कमल के पर्यायवाची। लेकिन अगर हम उनमें अद शब्द लगा दें, ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बादल, बादल के पर्यायवाची। देखिए जैसे वारी, वारी का मतलब क्या है, जल। अब इसमें अगर मैं वारिज शब्द लगा दूं तो ये किसका बन गया, कमल का। और अगर इसमें मैं वारिद शब्द लगा दूं तो ये किसका हो जाएगा, बादल का। ठीक, जल धारण कर लेता है बादल। तो ये ट्रिक अगर आपने सही समझ लिया है तो कमल और बादल के बीच में कभी गलती नहीं होगी। और बेहद ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आता है, बिल्कुल कंफ्यूज करता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मेघ तो आप भूलेंगे नहीं, ये कर लेंगे। घन, घन श्याम, बादलों की तरह श्याम रंग है श्री कृष्ण का, इसलिए घन श्याम। अब यहाँ पर देखें वारिद, वो शब्द आया, इसमें अद यानी द भी कर सकते हैं या अद कर लें, ये शब्द जुड़ा हुआ है। अज अगर जुड़ा होता तो क्या होता, ये कमल हो जाता। लेकिन अगर यहीं पर ये शब्द क्या होता, वारिज, तो ये क्या होता, कमल का होता, बादल का नहीं। यहाँ पर क्या है, बादल का है ये। इसी प्रकार से नीरज, अगर मैं यहाँ पर नीरज कर देता तो ये किसका पर्यायवाची होता बच्चों, ये होता कमल का। लेकिन जब नीरद है तो ये किसका है, बादल का। आई थिंक कि ये ट्रिक आपको पता चल गई होगी, तो आप बेहतर तरीके से निकाल लेंगे। और उसके बाद अम्बुद, जैसे अम्बु है, अम्बुज, अगर मैं कह दूं कि अम्बुज तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, कमल का। लेकिन अगर अम्बुद कर दिया तो ये किसका हो गया, मेघ का। और बलाहक, ये याद रखना है, ये डबल स्टार्ड मैटर है, इसे भूलना नहीं है। इसी प्रकार जल में अद तो जलद हो गया। अभ्र, ये भी आपका डबल स्टार है, इसको सीधे रट लीजिए। जी मूत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द आया ना, जी मूत वाहन, तो ये यही है। बादल, बादल का पर्यायवाची एक जी मूत भी है। और वारिधर, वारी का मतलब क्या है, जल, तो जल को धारण करने वाला बादल। पयोधि, इसी तरह से पय, पय का अर्थ दूध भी होता है और जल भी होता है, उसे धारण करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पयोधि। इसी प्रकार से जलधर, जल को धारण कर रहा है, इसलिए जलधर। पारजन्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। पारजन्य एक देवता भी होते हैं, और वो किसके देवता हैं, आंधी तूफान और जल के। आंधी तूफान और जल के देवता हैं। अच्छा, आंधी तूफान और जल के एक देवता के रूप में इंद्र को भी जाना जाता है। लेकिन इंद्र इन शक्तियों के साथ क्या हैं, देवताओं के देव हैं, राजा हैं। लेकिन यहाँ पर पारजन्य को याद रखना है, ये स्पेशली बादल के लिए लगते हैं। और इसी प्रकार से एक शब्द हो जाएगा पयोधर। जैसा कि मैंने बताया कि पय का अर्थ है दूध और जल दोनों, तो जल से यहाँ आशय है, और इसको धारण करने वाला क्या हो गया, बादल। तो इन शब्दों के साथ अगर आप तैयार करेंगे तो बेहद अच्छे सरल तरीके से बादल तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने 7 पार्ट कर लिए, अब 8वां पार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 1 या 2 और वीडियो पर्यायवाची से दूंगा, और मेरा वादा है कि इतनी लिस्ट को अगर आप 4 बार तैयार कर लेंगे तो पर्यायवाची आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगर 10 पर्यायवाची पूछ रहा है तो बेशक आप उसमें 8 ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। और ध्यान में रखना है कि कुछ नहीं करना है, कान में लीड लगाइए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, 1-2 बार एग्ज़ाम के समय देख लीजिए। हाँ, नोट्स में कुछ चीज़ें दर्ज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारा सेलेक्टेड मैंने मैटर आपको दिया है। ये सारा मैटर क्या है, सेलेक्टेड है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, इसका एक थ्रेजर बना लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब बादल के बाद आगे बढ़ें। किरण, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किरण चंद्रमा की भी होती है और सूर्य की भी होती है। तो किरण के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो ध्यान में रखें, क्या है, मारीची, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मारीच नहीं भूलना है। दीप्ति, दीप्ति से तो आप आइडिया लगा लेंगे, दीप्ति का मतलब होता है प्रकाश, प्रज्वलन।
तो प्रज्वलित है कोई चीज़ या प्रकाशित है तो निश्चित रूप से उससे किरण निकलेंगी। तो दीप्त किसका हो गया? किरण का पर्यायवाची। मयूख ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार इसको कीजिए। कर ये भी डबल स्टार। और कर और अंशु, अंशु को पहले समझ लें। देखिए अंशु किरण के लिए है, लेकिन सूर्य के लिए एक शब्द यूज होता है ना, अंशुमाली। तो अंशुमाली किसके लिए हुआ? सूर्य, यानी किरण को धारण करने वाला, किरणों का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। तो इसका मतलब अंशु का मतलब क्या हो जाएगा? किरण। ये अलग बात है कि बच्चों के नाम में अंशु कर देते हैं, बड़ा ऊ कर देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है किरण अंशु के लिए है और अंशुमाली किसके लिए है? सूर्य के लिए। और अर्च यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो किन चीज़ों को नहीं भूलना है? अर्ची, अंशु, कर और मयूख। और ये दो तो आप कर लेंगे। मारीच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मारीच भी आपको दिमाग में धारण करना है। छोटे छोटे 4-5 शब्द हैं, मान लीजिए 4, 2, 6 शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इनका आप कोई निमोनिक्स बना ले, कोई कोड बना ले, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो किरण के इन शब्दों के साथ किरण का पर्यायवाची पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ें। अब बच्चों देखें तरंग। तरंग क्या है? जल की राशियों में उठने वाली ऐसी लहरें क्या है? तरंग। तो इसलिए एक इसका नाम क्या हो गया? लहर। और उल्लोल यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे नदी के लिए कल्लोलनी शब्द लगाया था, वैसे ही लहर के लिए उल्लोल शब्द, क्योंकि ये ऊपर की ओर कल कल करती नाद उठती है, इसलिए उल्लोल। और हिलोरे लेती है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? हिलोर। ऊर्मी, अब इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ और डबल स्टार के साथ, तो ये नहीं भूलना है आपको। ऊर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीच, वीच को मैं ट्रिपल स्टार करूँगा मेरे भाई, क्योंकि ये खूब टपकता है। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? उल्लोल, ऊर्मी और वीच, ये नहीं भूलना है। लहर और हिलोरे, हिलोर भले ही थोड़ा सा आप, क्योंकि इसमें आइडिया लगा लेंगे आपको एक आइडिया बन जाएगा, लेकिन उल्लोल, ऊर्मी और वीच ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है तरंग के संदर्भ में। अब आगे बढ़े। पेड़, पेड़ पालो। तो आ जाइए। एक तो वृक्ष बहुत आसान चीज़ है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा, वृक्ष बहुत आसान है। और एक है पादप, ये भी आसान है, ये भी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बीच में कुछ है, अगम इम्पॉर्टेंट है। विटप ये भी इम्पॉर्टेंट है। द्रुम ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूच ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साखी ये नहीं भूलना है आपको, बीच वालों को नहीं भूलना है। इन सब को मैं सिंगल स्टार कर दे रहा हूँ, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा, इनको नहीं भूलना है। पादप और वृक्ष ये तो आप आइडिया लगा ही लेंगे, मतलब अगम, विटप, विटप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बल्कि मैं डबल स्टार कर दूं, इसको नहीं भूलना है। द्रुम, रुक्ष, साखी, पादप ये सब क्या हो गए? पेड़ के पर्यायवाची। इनका स्क्रीन शॉट भी लेके आप रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा मैटर है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 2-3 बार आप वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लें, अपनी कॉपी में ये सब दर्ज कर लें। आगे बढ़ें। तलवार। अब देखिए, ये तलवार का पर्यायवाची अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तलवार ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। तो एक नाम तो इसका खड्ग है, जिससे कई लोगों का नाम खड्ग सिंह रहता है, खड्ग सिंह। तो इससे आप एक आइडिया लगा लेंगे। सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, कटार यानी तलवार, तो इसलिए कृपाण भी आप आइडिया लगा लेंगे। अब जो आपको ध्यान में रखना है वो असी खंग करवाल, ये नहीं भूलना है, असी खंग करवाल। और चंद्रहास, चंद्रहास मम हरि परतापम, ये किसने कहा है? सीता जी ने। किससे कहा? रावण की तलवार से कहा कि अब चल जाओ, मेरी गर्दन अलग कर दो, मैं राम के विरह में अब नहीं रह पाऊंगी आगे। तो चंद्रहास दरअसल कहते हैं कि रावण की तलवार का नाम था, लेकिन यहाँ हिंदी आप पढ़ रहे हैं, माइथोलॉजी नहीं, तो ये ध्यान में रखना है कि चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। और ये चारों के चारों मैंने इकट्ठे लगा दिए हैं, इनके लिए ट्रिपल स्टार। और ये इनमें से कोई न कोई शब्द पिछले 4-5 वर्षों के समीक्षाधिकारी की परीक्षा में अवश्य आ रहा है। तो असी खंग करवाल, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में धारण की जाती, इसलिए करवाल। और चंद्रहास से रिलेटेड मैंने आपको पौराणिक गाथा बता ही दी।
तो खड्ग से खड़ग सिंह लगा सकते हैं दिमाग में एक न्यूमेरिक्स कोड। और कृपाण, मैंने बताया कि सिख लोग कटार धारण करते हैं, उसको कृपाण बोलते हैं। कृपण नहीं, ये याद रखना है कि अगर कुछ बच्चे कह दें कृपण, तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। सदैव ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, कृपाण है। क्या है? कृपाण। तो तलवार के महत्वपूर्ण पर्यायवाची खड्ग, कृपाण, असी, खंग, करवाल और चंद्रहास। बहुत अच्छे, आगे बढ़ें। घर, उस घर में जहां आप रहते हैं, और एक बड़े से घर की आशा से आप एक अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, और मेरी प्रार्थना है कि आपकी तैयारी सार्थक हो मेरे बच्चों। तो इसका पर्यायवाची क्या है? गेह। इम्पॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। आगार, जाशु हृदय आगार, ऐसे शब्द आए हैं ना रामचरितमानस में, तो आगार का मतलब घर, इम्पॉर्टेंट है। निलय, ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा निलय, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आयतन, यह भी इम्पॉर्टेंट है। गृह तो आप कर ही लेंगे, गृह कर लेंगे, लेकिन ये 4 के 4 गेह, आगार, निलय और आयतन, ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये नहीं भूलने चाहिए। गेह, आगार, निलय और आयतन। आप निलय को एक ऐसा न्यूमेरिक्स बना सकते हैं कि हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में निलय होते हैं, अलिंद और निलय होते हैं। तो वो क्या है? हृदय के अंदर खाने हैं, घर हैं। तो उनसे एक आप आइडिया बना सकते हैं कि घर का एक पर्यायवाची क्या हो गया? निलय भी हो गया। ठीक। आयतन क्या है? कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जब कोई चीज़ होती है तभी उसमें आयतन होती है। तो इसका मतलब क्या कि हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये कमरा है और ये क्या हो गया? आयतन। तो ये आयतन का पर्यायवाची हम लिंक कर लेंगे दिमाग में कि ये घर से है। तो ये बहुत आसान है। और जासु हृदय आगार जैसी मैंने चौपाई बता दी, तो उसमें भी आगार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? घर के लिए। तो बचा क्या? गेह और गृह, तो आप जानते ही हैं कि घर का पर्यायवाची है। तो इस तरह से घर के इम्पोर्टेंट ये पर्यायवाची हुए। अब आगे बढ़ें। अच्छा, घर लगता है रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देवता, देवता के संबंध में ये छूट गया था देवी देवताओं वाले हिस्से में, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, आप यहीं से तैयार कर लें। देखिए, देवता के संबंध में समझ लें, जैसे एक शब्द होता है सुर, तो सुर से आपने खूब सुना होगा सुरेंद्र, यानी देवताओं के राजा के लिए लगा है, तो सुर देवताओं के लिए हो गया। देव तो देवता के लिए हो ही गया। क्योंकि देवताओं के संबंध में एक मिथक है कि ये मरते नहीं हैं, यानी अमर हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, इसलिए क्या हुए? अमर। तो अमर किसके लिए लग गया? देवताओं के लिए। और इसी तरह से अजर, अजर से अर्थ है कि जर से मतलब वृद्ध होना, और ये बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, इसलिए इनका एक नाम क्या हो गया? अजर। और इसी तरह से अजर यानी बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ गया? निर्जर। और अब इम्पॉर्टेंट है त्रिदश, ये याद रखिएगा, त्रिदश भी किसका है? देवताओं का है। और चूंकि ये मरते नहीं, इनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए क्या होगा? ये अमर्त्य। तो ये तो आप कर लेंगे, ध्यान में रखना है, अजर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य और विबुध, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जरा याद करें, जब मैंने आपको इंद्र वाला पढ़ाया था, तो उसमें एक शब्द आया था विबुधेश। क्यों आया था भाई? विबुध का मतलब है देवता, और देवताओं के ईश अर्थात इंद्र राजा क्या हो गया? विविधेश हो गया। तो देवता के इतने शब्द अगर आप कर लेते हैं तो आप कमाल कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बच्चों, एक चीज़ कहना है कि देखिए, जैसे मेरा ये चैनल है हंस ध्वनि, हंस ध्वनि IAS, तो इस चैनल पर जाएं, इस चैनल पर विज़िट करें। तो विज़िट करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मैंने दी हैं, आप उनको देखें एक बार। जैसे कि मैंने क्लाइमेटोलॉजी पर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, और इसके साथ इसकी प्रश्नमाला ज़रूर देखें। प्रश्नमाला ये क्वेश्चंस का एक संग्रह है जो मैंने क्लाइमेटोलॉजी के साथ दिया है। इसी तरह से देखेंगे कि यूपी स्पेशल लगभग 80% ये कंप्लीट है, प्लेलिस्ट आपकी लगभग 80% कंप्लीट है। 2-3 वीडियोस मुझे और डालने, वो मैं डालूंगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो यूपी स्पेशल पर विज़िट करें, क्लाइमेटोलॉजी पर विज़िट करें,
और इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यूज़ के साथ मैं पूरी जियोग्राफी को, इंडियन जियोग्राफी को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। यानी आप केवल इतनी चीज़ें अगर आप तैयार करेंगे तो आप अपने लिमिट से 10 से 20 नंबर प्लस कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आप विज़िट करें और इन चीज़ों को भी ज़रूर देखें, ये मेरी आपसे आग्रह है, निवेदन है। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बच्चों को बोलिए कि अगर नोटिफिकेशन, निश्चित रूप से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, आपको धन्यवाद। किंतु आप इसको और प्रमोट करें, क्योंकि नोटिफिकेशन की बेल जो होती है, अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो मेरा अपडेट नहीं मिलेगा। और मैंने आपको वादा किया है कि मैं सतत रूप से आपकी क्लासेस को आगे बढ़ाता रहूँगा, इस कदर से कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े और आप इजीली अपना काम निकाल ले जाएं। तो इतना मेरा निवेदन है, आप निश्चित रूप से इसमें सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है बगीचा। तो बगीचा का एक नॉर्मल सा नाम है बाग, ये आप जानते हैं। वाटिका, खूब सारे साहित्यों में इसका उपयोग हुआ है। उपवन, ये भी बहुत उपयोग हुआ है, आपने देखा है। अब जो आपने नहीं देखा है वो देखिए आराम, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए बाग में वैसे भी आप आराम करने जाते हैं, तो इससे आप एक आइडिया लगा लीजिए कि आराम किसका पर्यायवाची हो सकता है, बगीचा का। फुलवारी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए दरअसल ये फूलों का बगीचा फुलवारी होता है, लेकिन ये प्रयुक्त होता है, इसलिए मैंने इस शब्द को रख दिया। और निकुंज, ये अब नहीं भूलना है, ये डबल स्टार है। तो यानी यहाँ पर लगभग सभी शब्दों पर एक आइडिया बना लेंगे, सिवाय आराम और निकुंज के। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है, इन 2 शब्दों को ज़्यादा फोकस से तैयार कर लें, बाकी आप कर लेंगे, आराम और निकुंज। तो क्या हुए, बाग, वाटिका, उपवन, आराम, फुलवारी और निकुंज। अब आगे बढ़ें। आकाशीय बिजली, जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है और कई बार वो बिजली गिरती है और लोगों को आघात पहुंचाती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके पर्यायवाची खूब पूछे जाते हैं। एक तो देखिए विद्युत है, जो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। क्योंकि तड़ित शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि बादल तड़तड़ाते हैं और तड़तड़ाहट के साथ चमक होती है, तो इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया, तड़ित। चंचला, बहुत तीव्र गति है, तीव्रता है, इसीलिए इसको एक नाम हमने दे दिया चंचला। बादल गरज भी रहे हैं और चंचल है, इसीलिए इसे एक नाम चपला भी दे दिया। और दामिनी, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिपल स्टार्ड वर्ड, दामिनी नहीं भूलना है आकाशीय बिजली के लिए। और प्रभा, चूँकि चमकती है, प्रभा का अर्थ क्या है, चमकती है, इसलिए इसका एक नाम हमने क्या रख दिया, प्रभा। तो क्या नहीं भूलना है वो ध्यान में रख लें, दामिनी बिल्कुल नहीं भूलना है किसी भी हालत में। चंचला, चपला, दामिनी, ये 3 चीज़ें अगर ध्यान में रखा तो प्रभा, तड़ित और विद्युतीय आप कर लेंगे, ये आकाशीय बिजली के पर्यायवाची हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएं सोना, इस स्लाइड का अंतिम पर्यायवाची शब्द है सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नींद वाला सोना नहीं, यहाँ पर ये गोल्ड वाले सोने की बात हो रही है। तो इसका प्यारा सा पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, जिससे आप परिचित हैं। कंचन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इससे परिचित भी होंगे। कंचन किसके लिए होता है, सोना के लिए। अच्छा, एक शब्द है कनक, कनक भवन अयोध्या में बना है, तो वो स्वर्ण जैसा दिखता है, इसीलिए उसे कनक भवन कहते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कनक किसका नाम है, सोने का। हेम, ये नहीं भूलना है, इसे मैं डबल स्टार कर रहा हूँ। हिरण्य, ये भी डबल स्टार। देखिए हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, ऐसा शब्द आया है ना, ऐसा श्लोक में आया है। तो हिरण्य का मतलब ही है क्या, सोना। ठीक, अब और जो नहीं भूलना है हाटक, ये भी क्या है, डबल स्टार। अब मान लीजिए हाट से इसको बना लीजिए, हाट, हाट का मतलब होता है बाजार। बाजार गए आप सोना लेकर, क्या लेके गए, सोना लेकर, क्या खरीदने, सब्जी। तो लोग हंसने लगे, हाटक ऐसा बना सकते हैं न्यूमेरिक्स। और एक क्या है, जात रूप, ये भी डबल स्टार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाटक 2 बार हो गया है, तो एक आप भूल जाएं। और चामीकर, चामीकर, यह भी डबल स्टार। और पुष्कर,
तो क्या नहीं भूलना है, अब ध्यान से टिक कर लें। हेम, हिरण्य, हाटक, जात रूप और चामीकर, ये नहीं भूलना है, बाकी आप कर लेंगे। पुष्कर भी सोने का नाम है पीत रंग के कारण। तो बच्चों आई थिंक कि आज की स्लाइड में अब कंटेंट नहीं है, तो इसी क्लास के साथ मैं आज आपको विराम देता हूँ। थैंक यू।